So student, today I will discuss about mainly topic peptic ulcers. So अभी मैंने आपको बहुत सारे डिजीज के बारे में बताया, उनमें से जो फर्स्ट वाले डिजीज है जिसके बारे में हम लोग आज प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे वो है हमारी पेप्टिक अल्सर्स। इट मींस छाले बन जाना। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी खा लेते हैं तब भी हमारा पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाता है। और उसके अलावा ऐसी मेडिसिन जैसे नासिड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, अगर हम प्रॉपर इनटेक करते जा रहे हैं तो वो मेडिसिन भी यहाँ पर पेप्टिक अल्सर कॉज कर देती हैं। तो कोई भी मेडिसिन है, अगर आपको उस मेडिसिन से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप उसको प्रॉपर ज्यादा टाइम तक ना खाएं, अदरवाइज आपको पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है। अभी थोड़ा सा अल्सर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो स्टमक है, प्रॉपर तरीके से स्टमक है। अब जब भी अल्सर कॉज होगा, अल्सर कॉज होने पर क्या होगा, एक लीजन्स बन जाएगा स्टमक की इनर वॉल पर, जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। ये देखो अल्सर्स कॉज हो गया है। उसके अलावा यहाँ से स्पिंटर वॉल की तरफ भी चलेंगे तो यहाँ पर हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ये जो बाहर पार्ट है ये है हमारा ड्यूडिनम। अब ड्यूडिनम में भी यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्सर्स कॉज हो गया है। जब ऐसे अल्सर्स यहाँ पर कॉज हो सकता है कि यहाँ पर भी अल्सर्स कॉज हो जाए या फिर माउथ के अंदर भी अल्सर्स कॉज हो जाता है। तो अब ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है कि हाँ अल्सर्स कॉज हो गया है, तो हमें क्या करना है, उस अल्सर्स को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, हमें उसका मेथड ढूंढना है। अब उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए। हर्बल प्रोडक्ट के अंदर हमारे ऐसे ऐसे कौन कौन से हर्बल प्रोडक्ट है जिनका हम यूज करके हम लोग अल्सर्स को ठीक कर सकते हैं। ये होम्योपैथिक के अंदर हमारे पास ऐसी कौन कौन सी लिक्विड फॉर्मुलेशन है जिनसे हम लोग उनको पेशेंट को देकर उस अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं, या फिर विदाउट मेडिकेशन के हम लोग इस अल्सर्स को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। सो फर्स्टली अगर हम बात करें अल्सर की, तो अल्सर होता क्या है, पेप्टिक अल्सर आर ओपन सोर इन द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ओपनली क्या होता है, एक लीजन्स होता है जिसका माउथ ओपन रहता है और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पेन भी होता है। अगर ऐसा कॉज हो जाता है तो पेन बहुत जल्दी होगा। दे कैन कॉज स्टमक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड अदर सिम्टम्स। अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर कॉज हो गया है, वॉमिटिंग होगी, नोजिया कॉज होगा और बहुत ज्यादा उस पेशेंट को पेन होगा। पेन के साथ साथ अगर हम बात करें कि जो पेप्टिक अल्सर्स हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहला हमारा गैस्ट्रिक अल्सर्स, इट मींस पेट के अंदर अल्सर जो होता है, जैसे पेप्टिक अल्सर इन द स्टमक। आप यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है, ये पेप्टिक अल्सर है लेकिन कहां पर कॉज हो रहा है, स्टमक के अंदर, इसलिए इसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। दूसरा है ड्यूडिनम अल्सर। ड्यूडिनम अल्सर की बात करें, इट मींस पेट के बाद का जो पार्ट स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और उससे पहले होगा हमारा ड्यूडिनम, यहाँ पर भी अल्सर कॉज हो सकता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ड्यूडिनल अल्सर। ए पेप्टिक अल्सर इन द ड्यूडिनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम ड्यूडिनम की बात करें तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जहां पर ये अल्सर हमारा कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा इसोफेगियल अल्सर, ए पेप्टिक अल्सर इन द लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस। आप देख रहे हो इसोफेगस हो सकता है यहाँ पर कॉज हो जाए, थोड़ा ऊपर कॉज हो जाए, या फिर जो आपकी चेस्ट है, चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में इसोफेगस में कॉज हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, इसोफेगियल अल्सर्स। ओके, अगर हम अल्सर्स, अब यहाँ पर टाइप्स अल्सर थे कि कितने टाइप्स के हमारे अल्सर्स हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। उसके बाद है कॉजेज ऑफ द पेप्टिक अल्सर्स। अभी अल्सर्स की हम बात करें, हमको पता है कि हाँ अल्सर हो जाते हैं, हम गांव के लेवल पर अगर देखें तो छाले बोलते हैं सब इनको, लेकिन ये कॉज किस तरीके से हो सकता है। एक हेल्थी पर्सन के अंदर पेप्टिक अल्सर का कॉज हो जाना भी एक कारण हो सकता है। अब वो ऐसा कौन सा कारण है उनको उसको हम जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एस पाइलोरी बोलते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर उस बैक्टीरिया का यहाँ पर डायग्राम भी है। अगर ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी किसी हेल्थी पर्सन के बॉडी के अंदर वो एंटर हो जाता है ओरली, तो वहां पर आपको पेप्टिक अल्सर कॉज होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, ये जो हमारा बैक्टीरिया है ये डेट लाइव्स इन द स्टमक, ये जिंदा होगा जो कि स्टमक के अंदर एंटर कर जाएगा और पेप्टिक अल्सर वहां पर कॉज हो जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड हमारा है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ये ऐसी ड्रग्स हैं, अगर कोई हेल्थी पर्सन इन ड्रग्स को रेगुलर यूज करे जा रहा है तो ये ड्रग्स पेप्टिक अल्सर कॉज कर देती है। अब ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिनको हम रेगुलरली यूज करें और जिसकी वजह से हमें फिर यहाँ पर पेप्टिक अल्सर का हमें सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, मोस्टली वैसे तो आप लोग सब जानते हो कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती क्या है, सबको पता है कि वो पेन के लिए यूज होती है।
उसके अलावा जो हमारा इन्फ्लामेशन कॉज होता है, जैसे कहीं पर हमारी बॉडी पर कोई भी ऐसी चोट लग गई है और वहां पर इन्फ्लामेशन स्वेलिंग वहां पर आ गया, तो उनको ट्रीट करने के लिए, और जो पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, पेशेंट को पेन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर हम लोग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हमें वहां पर देना पड़ेगा। अब देखो कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है, इनका ग्रुप होता है। जैसे एस्पिरिन हो गया, एस्पिरिन अगर आप रेगुलर दोगे तो पेप्टिक अल्सर कॉज होने की संभावना बहुत ज्यादा है, या तो आप कॉम्बिनेशन में कोई और ड्रग्स आप दोगे तब ऐसे वहां पर इसको पेप्टिक अल्सर को स्टॉप कर सकते हैं। आइब्रोफिन, नैप्रोक्सीन, कीटोप्रोफेन, मिलोनोक्सिकम और सैलिकॉक्सिब, ये ऐसी ड्रग्स हैं, अगर आप इनको कंटिन्यू यूज करते हो तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पेप्टिक अल्सर यहाँ पर आपको दिखाई देगा जरूर। ओके, तो ये तो हमारे कॉजेस थे जो पेप्टिक अल्सर को कॉज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि पेप्टिक अल्सर कॉज हो गया है और कॉज होने के बाद पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो अब पेशेंट या तो किसी क्लिनिक पे जाएगा, या फिर किसी मेडिकल स्टोर पे जाएगा, या फिर किसी डॉक्टर को जाके वो अपनी प्रॉब्लम से बताएगा कि मुझे ऐसे ऐसे पेप्टिक अल्सर, या मुझे छाले हो रहे हैं, या मेरे पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, या मेरा जो माउथ है उसमें बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज हो रही है। तो अभी यहाँ पर पेशेंट आ चुका है, तो अब आपको क्या करना है, उसको डायग्नोस करना है। अब डायग्नोस आप कैसे करोगे, उसके सिम्टम्स देखोगे आपकी कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स उसको कॉज हो रहे हैं। तो सिम्टम्स के लिए हम उससे पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या हो रहा है, किस किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स यहाँ पर कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पर पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो यहाँ पर पहला, ब्लड इन वोमिट। अगर वोमिटिंग हो रही है रेगुलर, और रेगुलर वोमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है, तो इट मींस आप समझ जाना कि पेप्टिक अल्सर के कहीं ना कहीं सिम्टम्स हैं। दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हो, पेन इन स्टमक। पेन इतना ज्यादा हो रहा है कि पेशेंट उसको सहन ही नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा पेट को ऐसे दबाया जा रहा है, लेकिन उसका पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके अलावा नोजिया, बार बार उसको नोजिया हो रहा है, बार बार उसको नोजिया की कंडीशंस आ रही है, और हमने उसमें ऐसा मतलब एंटीमेटिक ड्रग्स भी दे दिया है, एंटी नोजिया को कंट्रोल करने के लिए दे दिया, लेकिन फिर भी नोजिया बार बार आ रहा है, उससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं। उसके अलावा स्टूल डिस्कलरेशन, जो भी आपका स्टूल है, जो भी आपका वेस्ट है, हमें वेस्ट को भी देखना है। जो पेशेंट है, पेशेंट वेस्ट को देखेगा कि उसका कलर तो चेंज नहीं है, या जो डेली बेसिस पे जो कलर का स्टूल था वही है, या फिर कुछ उसके कलर में चेंजेस आया है। अगर चेंजेस आया है तो वहां से हमें पता लग जाएगा कि हाँ पेप्टिक अल्सर कॉज हुआ है। नेक्स्ट हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट। अब आपको भूख तो लगेगी, लेकिन आप खाने को देखोगे तो मन नहीं करने का खाने का, इसका मतलब आपकी भूख का लॉस हो गया, आपको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। सो नेक्स्ट हमारा ब्लोटिंग। ब्लोटिंग में क्या होगा कि आपका जो पेट है, आपको लगेगा कि हाँ मेरा पेट बहुत ज्यादा फूल गया है, जैसे बहुत ज्यादा इसके अंदर गैस बन गई है, आपको ऐसा फील होगा, उससे भी हमें पता लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा हार्ट बर्न। सीने में बहुत ज्यादा जलन होगी, आपको फील होगा कि हाँ मेरे सीने में कुछ चुभ रहा है, या ऐसा कुछ जलन सी हो रही है जिससे मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। ऐसे भी यहाँ पर कंडीशन हो सकती है। तो मोस्टली ये हमारे क्या सारे के सारे सिम्टम्स हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ब्लड इन द स्टूल। अगर आपका ब्लड स्टूल के साथ भी आ रहा है तब भी पेप्टिक अल्सर्स की यहाँ पर कंडीशन बन सकती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, मैंने आपको बताया कि भूख यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एनीमिया, एनीमिया में क्या होगा, जो आपका ब्लड है, ब्लड का लॉस हो जाएगा, उसमें आयरन की कमी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप वीक और टायर्ड आप यहाँ पर फील करोगे, बहुत थकान महसूस करोगे। स्टमक पेन होगा। उसके अलावा फीलिंग फुल टू सून और अनकंफर्ट अनकंफर्टेबली फुल आफ्टर ईटिंग। ठीक है, आप कुछ खाना खाओगे तो एकदम भारी भारी सा अनकंफर्टेबल फील करोगे आप, ऐसे भी इसका एक सिम्टम्स है। उसके अलावा नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, मैंने आपको बताया था ये नोजिया है, और ये यहाँ पर ये वोमिटिंग का डायग्राम आपको दिख रहा है। ब्लोटिंग हो गया, ब्लोटिंग में क्या होगा, आपका पेट बहुत ज्यादा फूला फूला हो जाएगा। और उसके अलावा वेल्चिंग भी के भी सिम्टम्स यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ द पेप्टिक अल्सर्स। सो स्टूडेंट, अभी हमने सिम्टम्स की हमने बात कर ली है। अब सिम्टम्स की बात करने के बाद हमें कुछ इसका ट्रीटमेंट भी ढूंढना है, इट मीन्स ट्रीटमेंट भी करना है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जिसमें जो पहला ऑप्शन है, हर्बल मेडिसिन यूज टू ट्रीट द यूज द ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर। ऐसी कौन कौन सी हर्बल मेडिसिन है जिनसे हम लोग पेप्टिक अल्सर को यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है, या मेरा एक्सपीरियंस आप कह सकते हो कि अब अगर आपको पेप्टिक अल्सर कॉज हो रहा है, तो आप एलोपैथिक को चूज ना करके सबसे पहले आप
आयुर्वेदिक को चूज करो। अब आयुर्वेदिक में ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारे क्रूड ड्रग है, जिनका आप यूज करके आप पेप्टिक अल्सर को यहाँ पर ठीक कर सकते हो। उनमें फर्स्ट है हमारा एलोवेरा। अभी एलोवेरा की बात करें, वैसे तो एलोवेरा हमारा कॉस्मेटिक्स में बहुत यूज होता है, चाहे वो स्किन की ब्यूटिफिकेशन की बात करें, चाहे वो फेस वॉश की बात करें, ऐसे इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन यहाँ पर एलोवेरा का एक और भी काम है, देखो आप देख सकते हो, एलोवेरा विद रिलीफ फ्रॉम द सनबर्न, इट कैन आल्सो बी यूजफुल ट्रीटमेंट फॉर द पेप्टिक अल्सर। अब ये हमारा सनबर्न यानी कि जब बहुत ज्यादा लाइट हमारी स्किन पर पड़ती है, तो वो स्किन को या तो ब्लैकिश ब्लैकिश कर देगी या उसको जला भी देती है। उसका तो ये काम है ही है, उसको ट्रीट करने का। उसके साथ साथ आप ये हमारा पेप्टिक अल्सर में भी यहाँ पर ट्रीट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो एलोवेरा है, इजीली आपको मिल जाएगा। और अगर आपको एलोवेरा कहीं पर मिल जाता है तो आप उसका जेल निकाल के भी यूज कर सकते हो, और ये आपको मार्केट में सॉलिड फॉर्म में भी आता है, आप वहां से सॉलिड फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा ओलियंडर। ओलियंडर की बात करें तो ये भी हमारा एक यूजफुल प्लांट है। यहाँ पे आप देख रहे हो ओलियंडर, ये देखो। ओलियंडर इट इज यूज इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन टू ट्रीट द हेमोरॉइड्स, अल्सर्स, डायबिटीज, लेप्रोसी एंड किल कैंसर सेल। अब यहाँ पर हम ओरिएंडर की बात करें तो ये भी हमारा एक बहुत ही यूजफुल प्लांट है। इसके अगर हम यूज की बात करें तो हीमोरॉइड्स में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, अल्सर के लिए तो है ही, उसके अलावा किसी भी पेशेंट को डायबिटीज हो रही है, शुगर की बीमारी हो रही है, तो वहां पर भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। या फिर किसी को लेप्रोसी की प्रॉब्लम है, स्किन की कोई डिजीज है, उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। और साथ के साथ जो कैंसर किसी पेशेंट को कॉज हुआ है, तो कैंसर सेल को भी किल करने में बहुत ज्यादा यूजफुल है आपका। और अगर हम इसकी बात करें तो ऐसा नहीं कि मतलब आपको एक क्रूड ड्रग तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ मार्केट में आप इसका होम्योपैथी के अंदर ओरिएंडर की आप यहाँ से मेडिसिन ले सकते हो। ये एसबीएल कंपनी की है, 30 CH यानी कि 30 CH पोटेंसी में आपकी अवेलेबल है, और आपको किसी भी होम्योपैथिक के मेडिकल स्टोर पर इजीली आपको वहां से मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो हमारा स्पिनैक, इट मींस पालक। पालक आपको बहुत इजीली आपको कहीं से भी मिल जाएगी, इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब आपको पालक नहीं मिलेगी। और एक हम पालक की बात करें तो इसमें ऐसे बहुत सारे गुड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अल्सर के पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी है या फिर आयरन की कमी है या फिर अदर और भी न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी है, उनकी कमी को भी यहाँ पर ये पूरा रिकवर करती है। अब देखो, इट कंटेन इंसोल्युबल फाइबर्स। सबसे फर्स्टली इसके अंदर इंसोल्युबल फाइबर्स होते हैं जो कि हेल्पफुल है किसके लिए, पेसिंग द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एड टू डाइजेशन। जो कि क्या कर रहे हैं, जो फूड है फूड को डाइजेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल कर रहे हैं। उसके अलावा इट आल्सो कंटेन, अब इसकी हम बात करें कि इसके अंदर क्या क्या हमारा कंटेंट रहता है, मैग्नीशियम विच इज नोन एज टू रिलीव द अपसेट स्टमक एंड हार्टबर्न ड्यू टू द एसिडिटी। अब मैग्नीशियम इसके अंदर प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है कि अगर आपका स्टमक अपसेट हो गया है या फिर उसमें बहुत ज्यादा एसिडिटी कॉज हो गई है, तो उसको न्यूट्रल करने में हेल्प करेगा, और साथ के साथ जो पेप्टिक अल्सर है उसको भी ट्रीट करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है उसकी बात करें, नीम। नीम ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है और बहुत ही यूजफुल प्लांट है। नीम की बात करें, आपको इजीली यूपी के अंदर या अदर स्टेट के अंदर आसानी से आपको नीम मिल सकता है। सबसे पहली बात तो है कि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेनली बहुत ही अपने आप में मायने रखती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इट कंटेन्स केमिकल्स दैट माइट हेल्प टू रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल्स, हील अल्सर्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अभी यहाँ अगर हम बात करें तो एक फर्स्टली इसका जो मेन काम है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है तो किसी भी बैक्टीरिया को किल करने में हेल्पफुल होगी। उसके साथ साथ अगर बात करें इसकी दूसरी यूज की, तो ये ब्लड शुगर लेवल को भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे किसी को डायबिटीज कॉज हो रही है और ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, अगर आप नीम की लीव्स यूज कर रहे हो या नीम का कोई भी ऐसा लिक्विड फॉर्मुलेशन है आपने मार्केट से ले लिया या आपने खुद बना लिया घर पर, आप इसको घर पर भी जैसे हम लोग पीते हैं, वहां पर टी भी नीम नीम की टी बनाकर भी आप लोग यहाँ पर उसको यूज कर सकते हो। तो आपका जो ब्लड का शुगर लेवल है वो भी डिक्रीज होगा। उसके साथ साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में कोई भी अल्सर जैसी प्रॉब्लम है या कोई और बैक्टीरिया एंटर हो गया है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको भी यहाँ पर ये ट्रीट करेगा। नेक्स्ट हमारा टर्मेरिक, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रूड ड्रग डाइजेस्टिव अल्सर एंड लिवर प्रॉब्लम्स। मेनली अगर इसके फंक्शन की बात करें तो डाइजेस्टिव अल्सर को भी ट्रीट करेगा, साथ के साथ अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम्स है उसको भी यहाँ पर वो ट्रीट करेगा। उसके साथ साथ स्किन डिजीज की बात करें तो ऐसे टर्मेरिक टर्मेरिक को लेकर ऐसे बहुत सारे हमारे
फॉर्मुलेशन है जो मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो क्रीम की बात करो, चाहे वो लोशंस की बात करो, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो स्किन की डिजीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है बाउंड। अगर किसी पेशेंट के बाउंड पे घाव हो गया है तो वहां पर अगर हम हल्दी का यूज कर लेते हैं या फिर हल्दी को ओरली भी लेते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा उसको रिकवर करेगा। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस की बात करें, किसी के घुटने में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, कोई अर्थराइटिस कॉज हो गया है तो उसको भी ट्रीट करेगा। साथ के साथ हाइपरलिपिडीमिया, अगर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो यहाँ पर आपका टर्मेरिक उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। एंजाइटी, बहुत ज्यादा कोई टेंशन ले रहा है, बहुत ज्यादा उसको डिप्रेशन टाइप का हो गया तो उसको भी ट्रीट करेगा। उसके साथ साथ किडनी को लेकर कोई हेल्थ, किडनी हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर भी उसको ट्रीट करने का काम करेगा। नेक्स्ट जो हमारा हर्बल प्लांट है वो हनी है। हनी सब लोग जानते हो, बहुत इजीली अवेलेबल आपको मिल जाएगा, और ये ऐसा नहीं है, डाबर कंपनी का भी आता है और पतंजलि का भी आता है, और आप इसको कहीं से भी लोकल मार्केट से भी आपको इसको आसानी से खरीद सकते हो, लेकिन ये एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, कोई भी इसमें अल्ट्रेशन ना हो। तो ओरिजिनल अगर आपको हनी मिल जाता है तो उस कंडीशन में हनी के अंदर लगभग 200 एलिमेंट्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। उसमें इंक्लूड है पॉलीफिनॉल्स एंड अदर एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि क्या है, पावरफुल है, एंटीबैक्टीरियल एंड एंड हैज बीन सो टू इनहिबिट एच पाइलोरी ग्रोथ। जो हमारा एच पाइलोरी बैक्टीरिया था वो क्या करेगा, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा, तो यहाँ पर अगर हम हनी का यूज कर लेते हैं उसकी ग्रोथ को क्या करेगा, वो स्टॉप कर देगा, उसको रोक देगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा आप डायग्राम देख रहे हो, हाँ ये आपको कुछ डायग्राम दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा एलोपैथिक के प्रोडक्ट है सारे के सारे। अगर हम एलोपैथिक में जाते हैं तो जैसे गुआवा फ्लेवर में गैसोफास्ट आता है, अवेलेबल है मार्केट में। अजवाइन फ्लेवर में भी हमारा गैसोफास्ट आता है। जीरा फ्लेवर में भी बहुत हमारा गैसोफास्ट आता है, या फिर गैसोफास्ट प्लस के नाम से भी टैबलेट्स आती हैं। तो ये भी जो प्रोडक्ट है हमारे, अगर किसी को एसिडिटी बहुत ज्यादा कॉज हो रही है और उसको फास्ट रिलीफ चाहिए तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को ये वाले गैसोफास्ट या ये वाले जो सचीज आते हैं मार्केट में, आप इनको यूज करके अपनी एसिडिटी को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा गोजबेरी, इट मीन्स आंवला। आंवला को सब लोग जानते हो, स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, उसके अलावा डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, उसके साथ साथ हेयर के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब यहाँ पे बात करें गोजबेरी, कॉज माउथ अल्सर्स कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी हो रही है तो उसकी वजह से कई बार माउथ के अंदर अल्सर हो जाते हैं। अगर आप गोजबेरी वहां पर यूज कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपके माउथ के अल्सर को वहां पर ट्रीट किया जा सकता है। जैसे पीपल commonly use Indian gooseberry for abnormal cholesterol level and persistent heartburn. It's also used for diarrhea, osteoarthritis and cancers. इन डिजीज को तो ट्रीट करने में हेल्पफुल है, उसके साथ साथ पेप्टिक अल्सर को भी यहाँ पर हम इससे ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पैनीवॉट। पैनीवॉट की बात करें, इट इज अ फ्रीक्वेंटली यूज टू ट्रीट द स्टमक अल्सर्स एंड यूटीआई इन्फेक्शंस। ये हमारा ऐसा प्लांट है जो फ्रिक्वेंटली स्टमक के अंदर जो अल्सर्स हो रहे हैं उनको भी ट्रीट करेगा। साथ के साथ अगर किसी पेशेंट को यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, तो वहां पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हमारा जिंजर्स। जिंजर्स की अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छा ये हमारा क्रूड ड्रग है। जिंजर्स कैन हेल्प टू नोजिया एंड वोमिटिंग। ये नोजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल करेगा। फ्रॉम मोशन सिकनेस एंड कैंसर कीमोथेरेपी। उसके साथ साथ जो कैंसर्स की सेल होती हैं उनको भी वहां पर उनको इनहिबिट करने में, उनको कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। उसके अलावा इट कैन आल्सो हेल्प विद मिल्ड स्टमक अपसेट। अगर आपका हल्का फुल्का स्टमक अपसेट हो गया है तो उसको सेट कर देगा। इंडाइजेशन एंड अस्थमा। उसके साथ साथ अगर आपको कोई अस्थमा या सीओपीडी कोई डिजीज हो गया है तो आप यहाँ पर जिंजर का अगर आप यूज करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपके डिजीज को भी यहाँ पर वो कंट्रोल करेगा, चाहे वो अस्थमा की डिजीज है चाहे फिर आपकी सीओपीडी डिजीज है। नेक्स्ट हमारा जिंजर कैन हेल्प रिलीव पेन फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है या रोमेटोइड अर्थराइटिस कॉज हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि मतलब परमानेंट ट्रीटमेंट ये वहां पर कर देगा। हल्का फुल्का जो पेन हो रहा है या जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको थोड़ा बहुत वहां पर ये ठीक कर देगा। Ginger water can help nausea and
मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग में अगर आप जिंजर वाटर को अगर आप डेली लेते हो तो उस कंडीशन में नोजिया या जो सिकनेस हो रहा है उसको ये वहां पर वो स्टॉप करेगा। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट अगर हमारा जो जिंजर की बात करेंगे हम लोग, तो उसके अलावा जिंजर हमारा कॉन्स्टिपेशन में भी यूजफुल है। स्टमक अपसेट हो गया या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, किसी भी पेशेंट की भूख बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उसको भूख नहीं लग रही है, लॉस हो गया भूख का, तो यहाँ पर जो आपकी जिंजर है वो उसको ट्रीट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, स्किन डिजीज एंड अदर कैंसर्स, वहां पर भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट हमारा क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स की बात करें तो ये बहुत ज्यादा डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। Jeera can help with the digestive issues like bloating, indigestions, and flatulence. It can also help with the diarrhea. तो अगर हम क्यूमीन की बात करें तो क्यूमीन, जैसे मैंने आपको बताया गैसोफास्ट क्यूमीन का ही वो प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा उसमें क्यूमीन यूज हुआ है। तो वहां पर अगर बहुत ज्यादा फ्लैटुलेंस या फिर तुम्हारा डायरिया कॉज हो गया या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा ऐसी मतलब ब्लोटिंग, पेट फूल गया बहुत ज्यादा, तो वहां पर उसको हम लोग यहाँ पर क्यूमीन सीड्स का यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जो ब्लोटिंग हो रहा है, जो बार बार गैस की समस्या बननी है आपको, ये उसको वहां पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा इसका एक और काम है वेट लॉस। अगर आप डेली बेसिस पर जो आपका क्यूमिन सीड है उसका आप यूज कर रहे हो, उसकी कोई टी बना के आप पी रहे हो, तो ये वहां पर आपके वेट को लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। उसके अलावा ब्लड शुगर, फॉर एग्जांपल आपके ब्लड ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अगर आप क्यूमिन सीड्स को वाटर में डालने के बाद उसको हॉट गर्म करने के बाद, बॉईल करने के बाद उस वाटर का आप इनटेक करते हो, तो उस कंडीशन में आपका जो ब्लड का शुगर लेवल है वो भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसको भी कंट्रोल करेगा। साथ के साथ जो स्किन है, स्किन हेल्थ को लेकर स्किन पर कोई भी मान लो फॉर एग्जांपल विटामिन ई की कमी हो रही है, तो क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई भी होता है, तो उसकी डेफिशिएंसी को यहाँ पर वो कंप्लीट करेगा। सो स्टूडेंट, अभी हमने बात की थी, टोटली बात की थी हमने हर्बल प्रोडक्ट की, कि हम हर्बल प्रोडक्ट ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनसे हम लोग पेप्टिक अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक अल्सर्स या फिर पेप्टिक अल्सर्स। तो होम्योपैथिक में भी ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है, आप लोग यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम्स भी डाल रखे हैं जो आपके पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो पहला जो हमारा ड्रग है वो होम्योपैथिक, तो वो हमारा आर्जिनिटम नाइट्रिकम। ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हो इसका डायग्राम, ये देखो, ये 30 CH यानी कि पोटेंसी जो इसकी 30 CH में आता है, 200 CH में भी आता है ये। तो आप इसको, SBL कंपनी का है, अगर आप इसको डेली बेसिस पर यूज करते हो 10-10 ड्रॉप्स मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में, तो आपका पेप्टिक अल्सर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये लिक्विड फॉर्म में आता है, ये लिक्विड डाइल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट है हमारा नक्स वोमिका। नेक्स्ट भूमिका में आप देख सकते हो 30, ये हमारा 200 CH पोटेंसी में आपका मार्केट में अवेलेबल है नेक्स्ट भूमिका। आप इसका भी यूज कर सकते हो, इसमें भी आप 10-10 ड्रॉप्स मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में आप लोग यहाँ पर इसको ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा लाइकोपोडियम क्लेविटम। ये देखो आप लोग, लाइकोपोडियम क्लेविटम की भी ड्रॉप्स हमारी अवेलेबल है, ये किसी दूसरी कंपनी की है, ऐसे नहीं कि SBL की, आप लोग और भी बहुत सारी कंपनियां आप उनका भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कार्बोवैज। कार्बोवैज की बात करें, SBL कंपनी का आपका, ये 200 CH पोटेंसी में आपका आता है और ये मार्केट में भी आपका अवेलेबल है। और नेक्स्ट हमारा जो कि लास्ट हमारा लिक्विड डाइल्यूशन है वो है हमारा ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स भी आप लोग यहाँ पर, ये 30 ml की पूरी ड्रॉप्स आती है, लिक्विड डाइल्यूशन है। अगर आप इसको 10 to 15 ड्रॉप्स भी अगर आप वाटर में, 1 ग्लास ऑफ वाटर में आप डाल के इसको यूज कर रहे हो, तो आपके चाहे माउथ में अल्सर्स हैं, चाहे आपका स्टमक में अल्सर्स है, चाहे फिर ड्यूरिनल में अल्सर्स है, सबके लिए क्या आपका ये हेल्पफुल है। ओके, तो ये सारी की सारी दीज आर दी मेडिसिन विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, वैसे तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये स्लाइड, लेकिन बात आ जाती है यहाँ पर किसकी, एलोपैथिक मेडिसिन की। तो मोस्टली आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाओगे या फिर किसी भी क्लिनिक पर जाओगे, तो इन्हीं मेडिसिन का सबसे ज्यादा यूज होता है, जो आपके सामने यहाँ पर आपको बोर्ड पर सीन हो रही है। यही ऐसी मेडिसिन है जिनका सबसे ज्यादा ऑल इंडिया में इनका यूज किया जाता है, बेसिकली पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है एलोपैथिक के अंदर भी जिनको हम
यूज करते हैं सबसे ज्यादा पेप्टिक अल्सर के लिए, तो फर्स्ट है हमारा प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की बात करें तो बेसिकली इनहिबिट प्रोटॉन पंप इन द स्टमक लाइनिंग रिड्यूसिंग एसिड। इसका मेन काम क्या है कि जो एसिड का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उसको रिड्यूस करेगा, उसको कम करने में बहुत ज्यादा क्या है ये हेल्पफुल है। अभी इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ओमिपेराजोल अवेलेबल है, लैंसोपेराजोल आप दे सकते हैं, इसोमिपेराजोल, पेंटोपेराजोल और रेविपेराजोल। ये सारे के सारे आपके कैप्सूल फॉर्म में भी आते हैं। उसके अलावा जो आपके छोटे बेबीज बच्चे होते हैं उनके लिए ये सिरप फॉर्म में या लिक्विड डोज फॉर्म में भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट अब अगर इनकी बात करें, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है जो कि एसिड प्रोडक्शन को स्टॉप करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है और सबसे ज्यादा इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इट मींस H2 रिसेप्टर्स या फिर हमारा H2 ब्लॉकर्स। अब H2 की अगर हम बात करें, ये हमारा हिस्टामिन है जो क्या करता है, एसिड का प्रोडक्शन करता है। और जब एसिड का प्रोडक्शन हो जाएगा तो हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसी मेडिसिन देनी होंगी जो एसिड के प्रोडक्शन को वहां पर वो स्टॉप कर दे। तो हमें H2 ब्लॉकर्स ड्रग्स देनी पड़ेंगे। कौन कौन सी ड्रग है, रैनिटिडीन, पैमोटिडीन, सिमेट्रिटिडीन, नाइजेटिडीन। ये आपकी टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल फॉर्म में भी आती हैं। इनका मेनली काम क्या है कि जो एसिड का सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसके लेवल को कंट्रोल करना या फिर उनको रिड्यूस करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्यों लिया जा रहा है यहाँ पर, वो इसलिए जा रहा है कि जो हमारा एच पाइलोरी बैक्टीरिया जिसकी वजह से अल्सर कॉज हुआ है, हमें इस बैक्टीरिया को किल करना है। अगर हम इसको किल नहीं करेंगे तो हमारा पेप्टिक अल्सर ट्रीट नहीं होने का है, और ट्रीट नहीं होगा तो अल्सर कॉज होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया, ये जो हमारा बैक्टीरिया वहां पर कॉज कर रहा है अल्सर, उसको हमें क्या करना है, किल करना है। किल करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक कौन सी दे सकते हैं, कैलिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, मेटिंडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, लेवोफ्लॉक्सासिन। ये हमारे एंटीबायोटिक्स हैं जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया को किल करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटासिड्स। एंटासिड्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि एंटासिड्स के अंदर सारी की सारी हमारी इनऑर्गेनिक जो ड्रग्स हैं उनका हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ये इनऑर्गेनिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो किसी भी एसिड को न्यूट्रल करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंटासिड ऐसे कौन कौन से हैं जो एसिड को कंट्रोल करने में या फिर न्यूट्रल करने में हेल्पफुल है। देखो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट, उसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल आता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो ये ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एसिडिटी को न्यूट्रल करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और ये ड्रग्स ऐसे ड्रग्स हैं जो एसिडिटी के साथ साथ पेप्टिक अल्सर पर क्विकली अपना एक्शन दिखाते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली ये टैबलेट फॉर्म में तो कम ही आते हैं, लेकिन सिरप फॉर्म में सबसे ज्यादा मार्केट में आपको अवेलेबल है। तो आपको कोई भी एसिडिटी कॉज हो रही है तो आप जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हुआ या फिर हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, आप इनो वगैरह यूज करते हो तो आप इनो में आपको ये साल्ट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। गैसोफास्ट में अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पर भी आपको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन वहां पर आपको जरूर मिलेगा। तो ये, अब उसके अलावा अगर आप कोई टैबलेट भी ले रहे हो, उस टैबलेट में भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये आपको जरूर मिलेगा। जैसे ही आप इसको इनटेक करते हो वैसे ही जाएगा, एसिडिटी जहां पर भी एसिडिटी कॉज हो रही है, जहां पर भी HCl आपका बढ़ रहा है, उसके साथ रिएक्शन करके उस एसिडिटी को वहां पर क्या कर देगा, ये न्यूट्रल कर देगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स। ये एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जहां पर भी अल्सर कॉज हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, सुक्रलफेट है हमारा या मीसोप्रोस्टोल है, ये दो ड्रग्स ऐसी हैं जो पर्टिकुलर कहीं पर भी अल्सर हो रहा है या अल्सर की साइड पे जाके उसको प्रोटेक्ट कर देंगे, उसकी कवरिंग कर लेंगे, जिससे कि आपको पेन या कोई और प्रॉब्लम कॉज हो रही है वहां पर वो स्टॉप हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो ये है कि हम अभी तक हमने देखा कि हम कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको हम लेकर इस अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं। हमने आयुर्वेदिक भी देखा, हमने एलोपैथिक भी हमने देखा, और हमने होम्योपैथिक भी देखा। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे विदाउट मेडिकेशन टू ट्रीट द स्टमक अल्सर। ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम लोग अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं, हमें यहाँ पर कोई मेडिसिन यूज नहीं करनी है। ये वाला जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये ऐसा नहीं कि डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी पर्सन है, एसिडिटी किसी को भी हो सकती है,
अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब हमें जो हम कोई भी चीज फूड खा रहे हैं तो हमें ये पता नहीं है कि मतलब इस फूड को खाने से हमें एसिडिटी कॉज हो सकती है। तो ये वाला जो पार्ट है ये सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इसको अच्छे से देखते हो या इस वीडियो को जो भी देखेगा और इस पार्ट को अगर आप करते हो तो वहां पर आप इस पेप्टिक अल्सर से बच सकते हो। जैसे हम पहले पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट है हमारा मेक हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइस। अगर हम बात करें मेक हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइस तो पहला हमारा ईट लेस स्पाइसी फैटी और एसिडिक फूड। सबसे पहला पार्ट ये है कि अगर आप कोई भी फूड खा रहे हो या कोई भी फूड आप इंटेक कर रहे हो उसके अंदर ईट लेस स्पाइसी, इट मीन्स मसाले या मिर्च वगैरह कम से कम आपको यूज करना है। दूसरा वो फूड ज्यादा फैटी ना हो। अगर ज्यादा फैटी फूड खाओगे तो एसिडिटी या पेप्टिक अल्सर के शिकार आप 101% हो जाओगे। दूसरा, आप कोई भी फूड खा रहे हो ठीक है, अगर आपको कोई फूड ऐसा है जिसके अंदर विटामिन सी है आप उसको ले सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा एसिडिटी वाला फूड आपको ज्यादा नहीं खाना है। अगर आप एसिडिटी वाला फूड खाओगे तो फिर आपकी स्टमक के अंदर एसिडिटी का लेवल बढ़ेगा और फिर पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इंस्टेड फॉर द लार्ज मील्स। अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको स्मॉल स्मॉल बाइट में खाना खाना है और खाना खाने के साथ साथ उसको लंबे टाइम तक क्या करना है, उसको मुंह के अंदर भी चबाना है। जितना ज्यादा आप उसको चबाओगे उतना ही आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उस उतना ही उस फूड को डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ओके। Yeah.